हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये सारी चीजें देख ली थी कि कैसे यूनिट वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करने में यूज करते हैं। उसका मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं, उसकी डायरेक्शन, ये सारी चीजें हो चुकी थी। उसी के कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा और चीजें हम देखते हैं। एक बात हमने कही थी कि कोई भी वेक्टर है, जैसे मैं कहूँ ये ओरिजिन है और ये कोई किसी पॉइंट पी की लोकेशन हम बता रहे हैं। ये पॉइंट पी है जिसका अपना कोई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी ये लिखा। तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये हो गया ओपी वेक्टर। इसको हमने आर से डिनोट किया था। और आर की वैल्यू कैसे लिखते हैं? सिंपल, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, वेयर आई जे के क्या है हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो सिंपली अगर हमें पोजीशन पता है तो उसका हम पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं। वैसे वर्षा इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है इस तरीके से, तो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं जिसका ये पोजीशन वेक्टर है। अगर ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर शो करता है तो उस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? ए कॉमा बी कॉमा सी। इसका उल्टा क्या है? अगर किसी पॉइंट की लोकेशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए कॉमा बी कॉमा सी है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये बातें हो चुकी हैं। अब ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं, ठीक है, जो फॉर्म करता है ये वेक्टर, वो एंगल के केस से वैल्यू निकालते हैं क्या, वो हमने सिंपली ऐसे ही बता दिया था। लेकिन अगर डायग्राम में हम समझना चाहें कि कैसे एंगल डिसाइड करते हैं डायग्राम से, तो वो भी 3D है, थोड़ा समझना पड़ेगा। 3D से हम समझ सकते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का तरीका हमने डिटेल में सीखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट की लोकेशन पता है तो पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे, और अगर दो पॉइंट की लोकेशंस पता है तो उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना, जैसे ये पॉइंट ये है एक और एक ये पॉइंट है, मैं बोला था ये पॉइंट पी मान लेते हैं, ये पॉइंट क्यू, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। और इसको लिखना है तो इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए और इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इसकी लोकेशन से इसकी लोकेशन को माइनस कर देंगे। अगर यहाँ है एक्स वाई जेड और यहाँ पर है ए बी सी, तो क्या लिखेंगे? ए माइनस एक्स आई कैप, बी माइनस वाई जे कैप, सी माइनस जेड के कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर डिटेल इसका हम लोगों ने देख लिया है। अब बार बार इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। एक रिकैप कराना था, क्या हम लोग कर चुके हैं। पॉइंट की लोकेशन पता है किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। दो पॉइंट्स की लोकेशंस पता है तो उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बता सकते हैं। अब चाहे पोजीशन वेक्टर हो या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल्स फॉर्म करता है उनको हम लोगों ने नाम दिया था अल्फा, बीटा और गामा। और मैंने ये कहा था कि जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो उस समय ये बड़ी आसानी से एंगल्स फाइंड करने का तरीका आ जाएगा। लेकिन अगर हम समझना चाहते हैं फिगर से, तो फिगर से कैसे समझेंगे, ये भी आना चाहिए आपको। ये मान लेते हैं अपना वही 3D सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई जेड एक्सिस हमने चूज कर लिया कहीं, ये दिस। अब हमने क्या किया, इसके अलोंग ये लाइन, इसको मान लिया एक्स एक्सिस, और इसके अलोंग इस लाइन को ये मान लिया वाई एक्सिस। ठीक, ये क्यूबॉइड टाइप का है। और इसके अलोंग मान लिया जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। और ये अपना क्या बन गया? ओरिजिन। अब देखिए,
एक्स एक्सिस ये बाहर की तरफ, वाई एक्सिस इधर, जेड एक्सिस इधर, सेम वही तरीका है। अगर ये लेंथ मान लेता हूं मैं ए है और ये लेंथ मान लेता हूं मैं बी है, तो ये नीचे वाला फेस ये बी लेंथ हो गई, ये ए है तो ये भी ए हो गई, और इस लेंथ को मान लेता हूं मैं, ये वाली लेंथ को, ये सी है। तो इस क्यूबॉइड की तीनों साइड हमें पता, ए बी सी। ओरिजिन यहां माना है, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन वाई एक्सिस, ये डायरेक्शन जेड एक्सिस। ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है जी, ये हमारा तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसके बीच, इसके बीच और इसके बीच भी 90 डिग्री है। ये एक्स एक्सिस बोर्ड से बाहर की तरफ है। अब आप देखिए कि अगर मैं किस पॉइंट की लोकेशन बताना चाहूं, जस्ट इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है डायगोनली, तो वो कौन सा पड़ेगा, देखिए ए चला मैंने, फिर बी चला और फिर सी चला, ये यहां पर भी ये पॉइंट पड़ेगा और इसको मैंने ऐसे ज्वाइन करा दिया। ये दिस इज पॉइंट पी मान लेते हैं, इसका है लोकेशन ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इसका पोजीशन वेक्टर बड़ी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, कल सीखे। ठीक, इसका वेक्टर बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है, ये वेक्टर है। अब 3D फिगर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश अगर करें तो ये जो वेक्टर है इसको हम बता चुके हैं कैसे लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड भी बता चुके हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हम जान चुके हैं। और इस वाले को देखें अगर हम, ये जो है ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप इस वाले फेस को देखें, मैं नेमिंग कर देता हूं, ओ पी, ये हो गया पी क्यू आर एस, ओ ए बी सी, ये। अब इस फेस को देखिए आप, एस ए बी पी, दिस सामने वाले फ्रंट वाले फेस को अगर आप देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड कितनी है बी और एक साइड कितनी है सी, ये है सी तो ये भी सी होगी। और इस डायगोनल को अगर आप ज्वाइन करें, ये इस वाले फेस का ये डायगोनल हमने ज्वाइन कर दिया, तो इस डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी पी, ये वाला। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। और ये अपना था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस फिगर को बहुत अच्छे से हम लोग देखें अगर, अब मैं जानना चाहता हूं कि ये जो P पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर जो है, जिसकी लेंथ कितनी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इसके पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये था। तो इसका मैग्नीट्यूड ये है। तो इसकी मैं डायरेक्शन बताना चाहता हूँ, डायरेक्शन कैसे बताएंगे, एंगल से, एंगल हमें पता हो तो डायरेक्शन पता हो जाएगी। तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये एक डायगोनल है, ठीक है, जिसको हम बॉडी डायगोनल कहते हैं। एक क्यूबॉइड है, ये एक रूम है हमारे पास, और ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिला दिया, दिस इज द बॉडी डायगोनल। और ये बॉडी डायगोनल नीचे वाले फेस में कोई भी लाइन है उसको अगर हम ड्रॉ करें तो उसके साथ राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। कैसे बना देगा, देखिए ये सामने वाले फेस में ये वाला डायगोनल है और ये अंदर से आया है और सामने वाले पॉइंट को मिला दिया गया, ये डायगोनल, इसको हम बॉडी डायगोनल कहेंगे, जो हमारा
पोजीशन वेक्टर बना हुआ है P का, ठीक है, जिसको मैंने ऐसे ज्वाइन कराया और इसको यहां से ज्वाइन करा दिया। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये वाला डायगोनल इस वाली लाइन के साथ 90 डिग्री बनाएगा। किसी भी फेस पे कोई लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी फेस, इसके कितने 6 फेसेस हैं, तो ये फ्रंट वाला फेस है, फ्रंट वाले फेस पे कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। 6 फेसेस होते हैं, इस पे मैंने ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया या कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी, वो जो है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। बट वाई और जेड के एक्सिस के अबाउट नहीं कह सकते परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी, क्योंकि वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में। बट ये पक्का है कि ये एक्स एक्सिस हमेशा नॉर्मली इस पे आएगा, सामने वाले फेस पे। ओके, इसका मतलब ये 90 डिग्री बना, ये 90 डिग्री बना, तो ये बन गया हाइपोटेन्यूज और ये बन गया बेस। और एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है पोजीशन वेक्टर, इसको हमने अल्फा लेट किया हुआ है, बहुत ध्यान से समझना है। इस फ्रंट वाले फेस पे कोई भी लाइन आप ड्रॉ करोगे, जैसे हमने ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस किधर है, आउटवर्ड टू द बोर्ड, और ये फेस कहाँ है, ऐसे हवा में है, और एक्स एक्सिस ऐसे आ रहा है, तो 90 डिग्री बनाएगा। ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये कौन सा, ओ ए पी, दिस, ठीक है, ये डायगोनल हमें पता और ये हमें पता। अब हमें कॉस अल्फा अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कॉस अल्फा क्या होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ठीक है। तो सिंपली हम फिगर से समझ सकते हैं कि किसी भी पोजीशन वेक्टर, जो कोई भी पोजीशन वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, उसका कॉस क्या होगा। कॉस अगर निकल आया तो अल्फा भी निकल आएगा। तो कॉस ऑफ दिस एंगल, कॉस अल्फा, अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद एक्स एक्सिस, तो कॉस अल्फा क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस की लेंथ है a और हाइपोटेन्यूज की लेंथ है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, r, इसको हम r भी लिख सकते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कल बातें हो चुकी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a बाई आर, ठीक है। सिमिलरली यही काम अगर आप करोगे सभी फेसेस के साथ, फिर इधर वाले फेस पे एक डायगोनल ड्रॉ करिए, फिर उस एक ये सामने वाला फेस हो गया, फिर इस साइड वाला फेस हो गया, फिर नीचे वाला फेस हो गया, इस पे डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये जिसकी लेंथ क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से जब ड्रॉ करोगे तो पोजीशन वेक्टर जो है हमारा, वो सभी एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल बना रहा है, उसको हम उसका कॉस निकाल सकते हैं। जैसे एक हमने निकाल के दिखाया आपको, कॉस अल्फा क्या होगा ये। अब यही वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो ये है, दिस, जिसको हम बीटा कहेंगे। अब कॉस बीटा आपको निकालना है, तो कॉस बीटा अगर निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे कॉस अल्फा निकालना था तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब उसमें बेस क्या बनेगा, b, अगर हम ये वाला फेस लें, ठीक है, और उसको ज्वाइन कराएं कहीं से, इस वाले फेस पे अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करा दूं तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो इसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे आप, तो फिर वैसे ही सिमिलरली, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, 3D फिगर है, इसलिए थोड़ा सा इसको बना के समझने की जरूरत है। और इसमें हम अगर सारी लाइन सारे सब ड्रॉ करेंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, आपको वो फिगर समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है एक चीज आपके पल्ले पड़ गई कि कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया, ठीक है। तो सिमिलरली आप देखोगे कॉस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो b अपॉन आर आ जाएगी, और कॉस गामा की जो वैल्यू आएगी वो c अपॉन आर आ जाएगी, ठीक है। अब गामा क्या है, एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद जेड एक्सिस, ये गामा है। तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया इस वेक्टर ने,
पोजीशन वेक्टर ऑफ पी का जो है वो अल्फा है, उसका कॉस अल्फा क्या आया ए बाई आर, कॉस बीटा क्या आया बी बाई आर, कॉस गामा क्या आएगा सी बाई आर। ऐसे ही सारे फेसेस पे करके जब आप देखोगे तो सभी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे। अब कोई चाहता है कि टेन अल्फा कितना आएगा मान लेते हैं, तो टेन अल्फा कैसे निकालेंगे, तो इसी ट्रायंगल को देखिए आप, पहले जिसमें हमने कॉस अल्फा निकाला, ये मैंने अल्फा के लिए बनाया। सिमिलरली आप दूसरा फेस लेकर के बीटा के लिए बना सकते हो, गामा के लिए बना सकते हो, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस लिया था, उसमें हमें वाई एक्सिस लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ये वाला फेस लेना पड़ेगा, ठीक। जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ये वाला फेस ऊपर वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम सारे बता सकते हैं। टेन अल्फा कैसे लिखेंगे, टेन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बेस क्या बन गया ए। तो अगर टेन अल्फा के फॉर्म में हमें आंसर देना है, अल्फा अल्फा निकालना है एंगल हमें टेन का यूज करके, यहाँ ए बी सी हमें पता है, तो टेन का यूज करके निकालना है तो ऐसे फार्मूला लगाएंगे और उससे हमारा अल्फा आ जाएगा। ऐसे ही टेन बीटा निकालना है, ये क्या है अल्फा क्या है एंगल मेड बाय वेक्टर या पोजीशन वेक्टर विद एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ निकालना है। तो हमने क्या किया, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, इसको आराम से कैसे याद कर सकते हैं, कॉस अल्फा, तो एक्स एक्सिस के साथ चूंकि एंगल निकालना है तो एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, एक्स की डायरेक्शन आई कैप के साथ जो कोफिशिएंट है उसको ऊपर रखा और नीचे टोटल मैग्नीट्यूड रख दिया वेक्टर का। ऐसे ही वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका कॉस लिया, तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है, ये इतना कोफिशिएंट है जे के साथ, उसको बी ऊपर रखा नीचे आर रख दिया टोटल दिस और सी बाई आर, ठीक है। इस तरीके से सिमिलरली टेन अल्फा अगर हमें बताना है तो अल्फा क्या है एंगल मेड बाय द वेक्टर विद एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो आई कैप होता है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो नीचे रखा और बाकी दो जो बच्चे उनका अंडर रूट करके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर रखा। तो सिमिलरली बीटा क्या होगा, बीटा वाई एक्सिस के साथ है तो नीचे कौन रहेगा बी वाला कंपोनेंट, यहाँ रहेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली टेन गामा क्या आ जाएगा, अभी गामा किसके साथ एंगल है जेड एक्सिस के साथ, तो जेड की डायरेक्शन में के कैप के साथ जो होता है कोफिशिएंट वो सी रखा और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी जो बचा उसका अंडर रूट करके स्क्वायर करके सब कर दिया, उसको न्यूमरेटर में लिखा। तो टेन के फॉर्मेट में ऐसे याद रख सकते हो, कॉस के फॉर्मेट में ऐसे याद रख सकते हो। और मैंने 3D में कुछ इसको बताने की कोशिश की आपको, आई थिंक ये समझ में आया होगा। एक को हमने दिखा दिया शो करके आपको निकाल के, सिमिलरली हम बाकी लिख देंगे क्योंकि सिमेट्रिक है फिगर, कोई दिक्कत नहीं है वो के रिस्पेक्ट में। तो वैसे ही टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा लिखा, यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो, बीटा निकाल सकते हो, गामा निकाल सकते हो अगर ये एबीसी हमें पता है। वैसे ही यहाँ से अल्फा बीटा गामा कॉस का यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये हमारा फिगर से पता चला कि कैसे हम किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फिगर से ऐसे समझना आना चाहिए आपको। बाकी मैं जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बड़ी आसानी से ये वाले निकल आएंगे, इतना फिगर हमें समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये याद रखना है, कभी कभार ये सीधे काम आ जाते हैं आपको, ये आपको सीधे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी चीज देखिए, इन तीन क्वांटिटीज को कुछ नाम दिया गया, हालांकि इनका फिजिक्स में कोई ज्यादा मतलब नहीं है, मैथमेटिक्स में ज्यादा बताया जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि फिजिक्स में हल्का फुल्का यूज हो जाता है। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि ये डायरेक्शन बताते हैं, ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करते हैं। इन तीनों क्वांटिटीज से हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन का पता चलता है, इसलिए इनको कहते हैं डायरेक्शन और साथ में लगाते हैं कोसाइंस। कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है कोसाइन। तो ये अल्फा बीटा गामा जो है ये ऐसे एंगल्स हैं जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताते हैं और इनका हमने कॉस ले रखा है।
कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसलिए कोसाइंस कहते हैं। ठीक है, और चूंकि डायरेक्शन बताते हैं इसलिए पूरा नाम इनका है डायरेक्शन कोसाइंस। और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम और एन से। एल इज इक्वल्स टू दिस, एम इज इक्वल्स टू दिस, एन इज इक्वल्स टू दिस। ये डायरेक्शन कोसाइंस है। क्या है डायरेक्शन कोसाइंस? एल कॉमा एम कॉमा एन आर डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस बोले जाते हैं ऑफ ए वेक्टर। ठीक है ना, ऑफ एनी वेक्टर। अब वो चाहे पोजीशन वेक्टर हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, उसके लिए डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ठीक है, ऐसे हम पोजीशन वेक्टर का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसको हम पैरेलली शिफ्ट किए, उसका एक पॉइंट ओरिजिन पे लाए तो वो बन जाएगा, कोई ना कोई क्यूबॉइड बना देगा। ठीक है, उससे हम फिर यही चीजें निकालेंगे। तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं है उसको समझने की। ये समझ में आ गया तो यही चीजें हमें हर वेक्टर के साथ, चाहे वो पोजीशन वेक्टर हो किसी पॉइंट का, चाहे वो दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, सभी के साथ हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। ठीक है, चाहे ये तीनों चाहे ये तीनों, और इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, सबसे पहले ये डिसाइड किए गए, बाद में ये बता दिए गए। तो डायरेक्शन को डिसाइड करने का तरीका जो बताया गया सबसे पहले इससे बताया गया, इसलिए इनको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइंस की कुछ प्रॉपर्टी है, ज्यादा प्रॉपर्टीज पे हम नहीं जाएंगे, एक सिंगल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हो। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? 1। आप यहां से करके देख लीजिए। एल क्या है? कॉस अल्फा, किसके बराबर है? ए बाई आर। एम क्या है? कॉस बीटा, बी बाई आर। एन है कॉस गामा, जिसको सी बाई आर किए। तो अगर हम इनको स्क्वायर करें तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो सब में डेनोमिनेटर सेम है तो हमने ऐसे लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या आएगा? यहाँ से स्क्वायर खोला, इसको स्क्वायर किया तो रूट हट गया, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नीचे भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज 1। ये डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी होती है, तीनों के स्क्वायर्स का सम हमेशा यूनिटी होता है। अब इसी में आप और बना सकते हो कि अगर आपसे पूछ दिया जाए इसका मतलब क्या हो गया? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा क्या होगा? 1, क्योंकि एल को ही क्या माना है? कॉस अल्फा, और स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहां से एक प्रॉपर्टी बन गई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। अब इसी को अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दें, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख दें, तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा, ये वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। ठीक, जब यहाँ पर रखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर गामा, इन तीनों को उधर भेज दिया, प्लस हो गए, और यहाँ बचा 1 1 1 3, और इसको उधर ले आए 3 माइनस 1 इधर 2 हो गया। 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो ये प्रॉपर्टी बन गई। ऐसे बनाते चले जाएंगे। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे इसके फॉर्मेट पढ़ते हो, तो बहुत ज्यादा हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, हम जितना फिजिक्स में यूज करेंगे उतना इतना सफिशिएंट है। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में अपने वेक्टर को लिखना चाहें, इस वेक्टर को, तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए आर, यहां से देखिए ए इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? एल आर। बी इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? एम आर। सी इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? एन आर। तो यहां से हम लिख सकते हैं एल आर आई कैप प्लस एम आर जे कैप प्लस एन आर के कैप। तो सब में आर कॉमन मिल गया, आर, और अंदर क्या आ जाएगा? एल आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी
के कैप, और ये वेक्टर आर हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में हम वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। हमें किसी वेक्टर के अगर डायरेक्शन कोसाइंस पता है, एल एम एन पता है, यह है क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इन्हीं को एल एम एन कहा गया। अगर ये हमें पता है, डायरेक्शन कोसाइंस आपको दे दिए जाए, तो उस वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये इंटू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एल एम एन, ये आर सब में कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, बाहर आर आ गया। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर हमें पता है तो इस वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, और ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर का, या वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मॉड आर। तो ये पता हो और एल एम पता हो तो इससे हम आसानी से इसको लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अच्छा, एल एम एन को अगर आर को हमें लिखना है, आर को हमें लिखना है किसके फॉर्म में, एल एम एन के फॉर्म में, तो यहां से लिख सकते हो आर इज इक्वल टू ए बाई एल बी बाई एल सी बाई एल, ठीक है ना, सी बाई एन, और यहाँ बी बाई एम, ऐसे भी। तो एक दूसरे से रिलेटेड है सब। आर लिखना है तो कैसे लिखना है, ए लिखना है तो कैसे लिखना है, एल आर एम आर एन आर, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और चीज आती है, इस आर को इधर ले आओ तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये आ गया आर बाई आर। और आर बाई आर होता क्या है, ये एक तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, और हम ये जानते हैं वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया ये, और ये होता है यूनिट वेक्टर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर कैप, आर कैप। तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो गया, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, यूनिट होगा। अगर इसको हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, मॉड आर कैप इज इक्वल टू अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये हम जान चुके हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1, तो ये 1 हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 1। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैप को सिंपली लिखा जा सकता है। अगर उस पोजीशन वेक्टर के हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो यूनिट वेक्टर लिखने के भी काम आता है। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता है किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे लिख देंगे, सिंपली एल आई कैप प्लस एन जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है और उनका छोटी सी एक दो प्रॉपर्टी हमने बताई, और कैसे कैसे हम डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में पोजीशन वेक्टर को या यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ये चीजें आपको आ गई। और अगर टैन के फॉर्मेट में एंगल बताने हैं तो ये फार्मूले भी यूज कर सकते हैं, और इसमें 3D फिगर में हमने वो एक निकाल के आपको दिखाया, ये वाला और ये वाला। सिमिलरली ये भी ऐसे ही फाइंड आउट किए जा सकते हैं इस फिगर से। ठीक है, तो ये था, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया इसको मैंने कि फिगर से कैसे किसी वेक्टर के, चाहे वो पोजीशन वेक्टर हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, उसके हम एंगल्स कैसे निकालेंगे। एक्स एक्सिस से वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये डायग्राम से कैसे समझा हमने, ये इसमें हमने बताया। ठीक है, डायग्राम से कैसे समझना है वो इस डायग्राम में मैंने आपको एक डायग्राम को देख करके या डायग्राम को बनाने का तरीका या डायग्राम को समझने का तरीका एक बताया। ठीक है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें आनी चाहिए आपको अगर फिजिक्स अच्छे से सीखनी है तो। ओके, तो ये हो गया कहानी थोड़ी और इसके बारे में। अब ऑल अबाउट पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में कुछ सीख चुके हैं। मैंने किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो लिखना आपको सिखाया। ठीक है,
किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 3D में कैसे लिखते हैं, 3 डायमेंशंस में, वो चीज समझ में आपको आ गई। अब इसी तरीके से किसी पॉइंट का चाहे पोजीशन वेक्टर हो या किसी पॉइंट का या फिर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, ठीक है, चाहे पोजीशन वेक्टर हो चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, तो वो वेक्टर जो है कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो पोजीशन वेक्टर हो चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो। तो मोशन के हिसाब से मोशन या तो 1 डायमेंशनल हो सकता है या 2 डायमेंशनल हो सकता है या 3 डायमेंशनल हो सकता है, इस पे भी चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है। तो किसी भी पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो रहा है या फिर किसी प्लेन में हो रहा है या फिर 3D में हो रहा है, उसी हिसाब से उसके मोशन को 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल बोल देते हैं। प्लेनर मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, कर्वीलिनियर मोशन किसी कर्व पे बॉडी चलती है तो उसमें 2 आ जाते हैं, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो कर्वीलिनियर मोशन का ही 2 पार्ट है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल को हम एक और नाम देते हैं प्लेनर मोशन, ठीक है। एक ही लाइन के अलॉन्ग बॉडी चलेगा तो उसको हम 1 डायमेंशनल कह देते हैं। तो जो भी वेक्टर्स हैं, चाहे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हो चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, तो इनको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 डायमेंशनल वेक्टर। तो आज से हम लोग समझ जाएं कि 1 डायमेंशनल वेक्टर लिखने का तरीका, सिंपल तरीका क्या है। कोई भी ऐसे लिख लिया, r इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू, ये तो डिनोशन है, कुछ भी कर सकते हो। तो 1 डायमेंशनल में ऐसे लिखेंगे a सम कांस्टेंट इनटू i कैप, क्योंकि एक ही लाइन के अलॉन्ग अगर वो चल रहा है तो उस लाइन को हमने x एक्सिस मान लिया, बस कंसीडर कर लिया, तो क्या लिखेंगे a i कैप। अब मान लेते हैं x एक्सिस के अलॉन्ग नहीं चल रहा, वो y एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, तो कैसे डिनोट करेंगे, और b j कैप सम कांस्टेंट इनटू j कैप और c k कैप। अगर वो z एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, केवल y और x नहीं चेंज हो रहा है, तो फिर हम c k कैप लिखेंगे, और केवल अगर वो y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो b j कैप लिखेंगे, और x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो हम a i कैप लिखेंगे, बस सिंपल सी बात है। तो ये 1 डायमेंशनल वेक्टर हो गया। 2 डायमेंशनल वेक्टर को कैसे लिखेंगे, 2 डायमेंशनल वेक्टर, उसको लिखने का तरीका क्या होगा, वेक्टर r इज इक्वल्स टू, अब 2 डायमेंशन कोई भी हो सकती है, या तो x y होंगी या y z होंगी या z x होंगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, या तो ऐसे लिख सकते हैं a i कैप प्लस b j कैप और b j कैप प्लस c k कैप और a i कैप प्लस c k कैप। अगर वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, दोनों डायमेंशन चल रहा है, एक्स डायरेक्शन भी और वाई डायरेक्शन भी मूव कर रहा है, तो फिर ए आई के प्लस बी जे कैप होगा, सम कांस्टेंट इनटू आई कैप सम कांस्टेंट इनटू जे कैप। क्यों, क्योंकि वो एक्स के अलाउंग भी कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वाई के अलाउंग भी उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वैसे ही अगर वाई जेड प्लेन में चल रहा है तो वाई और जेड माने आएंगे यूनिट वेक्टर्स, मतलब जे कैप और के कैप, उनके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, बी सी कर दिया या जो भी k1 k2 कर दिया, जैसा मन करे। वैसे ही ये जेड एक्स प्लेन में, तो किसी भी प्लेन में या 2 डायमेंशनल मोशन के लिए जनरल वेक्टर हम ऐसे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो 2 डायमेंशनल वेक्टर ये हो गया। अब 3 डायमेंशनल वेक्टर भी होता है, 3 वो हम लिख चुके हैं, 3 डायमेंशनल MEN 3 डायमेंशनल वेक्टर। 3 डायमेंशन में वेक्टर कैसे लिखेंगे, तीनों डायरेक्शन में उसके कुछ कंपोनेंट्स हों, कुछ वैल्यूज हों। यहाँ केवल एक ही डायरेक्शन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड था या उसकी डायरेक्शन थी, एक ही डायरेक्शन का वेक्टर है, ये 2 डायरेक्शन का वेक्टर है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में इसकी वैल्यू होगी। और यहाँ पर 3 डायमेंशनल वेक्टर, तो 3 डायमेंशनल वेक्टर को अभी हमने लिखा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c कैप। बस ये जनरल तरीके हो गए 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल वेक्टर्स को लिखने के ये तरीके हैं, ठीक है। अब इसी में देखिए आप
जैसे मैं इसकी बात करूं, ठीक, तो मैंने कहा 3 डायमेंशनल वेक्टर, दैट मीन्स उस वो जो वेक्टर होगा उसमें तीनों मोशन, मोशन की बात अगर करें तो मोशन, अदरवाइज तीनों आई जे कैप के कैप ये तीनों आपको डायरेक्शंस दिखेंगी, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल वेक्टर में 1 डायमेंशन में केवल 1 दिखेगा, या तो आई कैप या जे कैप या के कैप, इसमें 2 दिखेंगे, या तो आई जे या जे के या फिर आई और के, ठीक है। तो ये 1 2 3 डायमेंशन में वेक्टर्स लिखने के तरीके हैं, और यही हम 1 डायमेंशनल मोशन में, 2 डायमेंशनल मोशन में, 3 डायमेंशनल मोशन में यूज किया करेंगे। एक बात और यहां जान लीजिए, जैसे मैंने ये 3 डायमेंशनल वेक्टर लिखा, तो 3 डायमेंशनल मोशन में इसी तरीके के वेक्टर्स आएंगे। जब 3 डायमेंशन में कोई बॉडी मूव करेगी तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है या उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है, वो इसी फॉर्मेट में हमको मिला करेगा, ठीक है, या हम उसको इसी फॉर्मेट में फाइंड आउट किया करेंगे। ओके जी। अच्छा, इसमें जो ये है 3 टर्म्स, इन तीनों टर्म्स को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। आर के 3 कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3, ठीक है। ये कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस है, अलोंग द वाई एक्सिस है, ये वाला अलोंग द जेड एक्सिस है, ठीक है। अब जब भी किसी वेक्टर के कंपोनेंट की बात आती है तो उसमें 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, याद रखिए। एक होता है स्केलर कंपोनेंट, दूसरा होता है वेक्टर कंपोनेंट। तो इतने पूरे को अगर मैं बोलूं तो ये वेक्टर कंपोनेंट है, ये भी वेक्टर कंपोनेंट है, ये भी वेक्टर कंपोनेंट है। लेकिन स्केलर कंपोनेंट क्या होता है? ओनली दिस कोफिशिएंट, ओनली दिस। और स्केलर कंपोनेंट को एक और नाम देते हैं प्रोजेक्शन। तो अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को कई पार्ट में डिवाइड करना। हम एक चीज पढ़ चुके हैं, कई वेक्टर्स को कई वेक्टर्स से एक वेक्टर बनाना। जो प्रोसेस क्या था? एडिशन। एडिशन में हमने ये सीखा कि 2 वेक्टर को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाते थे, या 3 वेक्टर को ऐड करके कैसे बनाते थे पॉलीगन मेथड में। तो कई सारे वेक्टर्स को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना, दैट इज प्रोसेस एडिशन। एक वेक्टर से उसको ब्रेक करके 2 3 4 5 जितने भी कंपोनेंट, जितने भी वेक्टर्स में उसको डिवाइड किया गया, स्प्लिट किया गया, तोड़ना, उसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग भी पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग भी। दिस इज द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। एक वेक्टर से कई सारे बनाना, और कई सारे जो बनते हैं उनको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ दैट ओरिजिनल वेक्टर। तो जो इन सभी कंपोनेंट्स का कंबाइंड इफेक्ट होगा वही इस सिंगल वेक्टर का इफेक्ट होगा, या यूं कहें इस सिंगल वेक्टर का जो इफेक्ट रहेगा वही इफेक्ट इन सारे कंपोनेंट्स का मिला के कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट दोनों का सेम रहेगा, बट उनको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर कंपोनेंट्स। और केवल ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम प्रोजेक्शंस भी बोलते हैं या स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो 3D वेक्टर में, 3 डायमेंशनल वेक्टर में 3 कंपोनेंट्स हैं, और 2D वेक्टर में 2 कंपोनेंट हैं, और 1 डायमेंशन में केवल एक ही कंपोनेंट है, ठीक है। दिस इज द वेक्टर कंपोनेंट, दिस इज स्केलर। ये स्केलर वैल्यू है, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन क्या है वो हम पढ़ेंगे, और ये डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है किसी एक सिंगल वेक्टर को इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। और वो जो इनफाइनाइट पार्ट्स होंगे, दैट पार्ट्स आर नोन एज कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ दैट ओरिजिनल वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमें इनफाइनाइट कंपोनेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। हम अपना 2-3 कंपोनेंट से काम चला लिया करेंगे, मैक्सिमम 3 तक जाएंगे, आई जे के, एक्स वाई जेड एक्सिस, बस, ठीक है। हम उसको इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में जरूर कर सकते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक 2 3 नहीं, किसी भी वेक्टर के बहुत। अगर ये पूछा जाए कि किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। हम कितने कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है, अपना काम चलाने के लिए जितने भी पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है ना।
तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे और उसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और किसी भी दो वेक्टर की डायरेक्शन में कैसे रिजॉल्व करेंगे, या 3 पार्ट में क्या होंगे, ये 3 पार्ट वाला ये हो गया, 2 पार्ट वाला, ऐसे ही इन्हीं को हम कंपोनेंट्स बोल देंगे। ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो आई जे के हिसाब से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द कंपोनेंट्स, प्रोजेक्शंस, ऑल अबाउट दिस। तो ये कहानी अभी हम दोबारा पढ़ेंगे तो इसको हम ज्यादा इस पे इलेबोरेट नहीं करेंगे। ठीक है, हमें ये आना चाहिए कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वेक्टर्स कैसे लिखेंगे, और 1 डायमेंशनल मोशन में, 2 डायमेंशनल मोशन में, 3 डायमेंशनल मोशन में हम डायरेक्ट इन चीजों को जहां पर यूज पड़ेगा यूज कर लेंगे, इसलिए ये हम डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारी जो भी यूनिट वेक्टर, जो भी हमने पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा, उसकी डायरेक्शन, कोसाइंस क्या होते हैं और वो सारी चीजें, वो सारी जान ली। ठीक है, अब देखा जाए तो 3 टॉपिक और आपके पास है। एक टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और एक ऐसे ही छोटा सा टॉपिक है जीरो वेक्टर क्या होता है, वो तो एक डेफिनेशन में हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेन टॉपिक हमें पढ़ना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, 2 वेक्टर्स को प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो उसमें 2 तरीके हैं। ठीक है, एक है स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहेंगे, एक है वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहेंगे। तो ये हमारा 2 टॉपिक पढ़ने हैं, 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो ये वेक्टर का पूरा कहानी फिनिश हो जाएगा बस। ठीक है, और जीरो वेक्टर को हम ऐसे ही बता देंगे, सिंपल सा है। जीरो वेक्टर के नाम से ही लग रहा है कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम जीरो वेक्टर कहेंगे। चलिए अब अगली वीडियो में करते हैं, अदरवाइज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मोबाइल में स्पेस नहीं रहता है इतना। थैंक यू।